सभी प्यारे मित्रों को शुभ संध्या। मित्रों, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। आइए अपनी तैयारी के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा क्रम चल रहा है आगामी परीक्षा में जो हमारा टारगेट है उसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। और उसी के तहत ही हमारा अगला लेक्चर होने वाला है। इसके तहत हम हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी की संज्ञा पढ़ेंगे हिंदी में। इससे पहले हिंदी में मैं आपको सबसे पहले हिंदी भाषा का विकास पढ़ा चुका हूँ, उससे संबंधित मुख्य प्रश्नोत्तरी करा चुका हूँ। उसके बाद मैंने आपको हिंदी वर्णमाला पढ़ाया है, उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करा चुका हूँ, उसकी अति संभावित प्रश्न आगामी सभी परीक्षाओं में। ठीक है, अब हम संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद में अगला लेक्चर जो मिलेगा आपको उसमें हम संज्ञा की प्रश्नोत्तरी करेंगे। कहने का मतलब है जो भी टॉपिक पढ़ते रहेंगे हैंड टू हैंड सभी सब्जेक्ट की तरह उसकी प्रश्नोत्तरी चलती रहेगी। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं संज्ञा की। देखो, संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कोई भी ऐसा शब्द हो, या तो किसी व्यक्ति का नाम हो वो, या वस्तु का नाम हो, या किसी स्थान का नाम हो, या कोई भाव हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे संज्ञा बोलेंगे। ठीक है। फिर संज्ञा को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। कौन से दो प्रकार है? एक तो व्युत्पत्ति के आधार पे और एक दूसरा है आपका अर्थ के आधार पर। संज्ञा को दो प्रकार से कौन से विभाजित किया गया? व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आइए देखते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं। मतलब कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन प्रकार जो होते हैं वो होते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ कौन से शब्द होते हैं? ऐसी संज्ञाएं जिनके अगर टुकड़े कर दें तो जो प्राप्त होने वाले शब्द हैं वे सार्थक नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं रूढ़। जैसे कमल है, कमल के टुकड़े करते हैं तो कै मिलेगा या मल मिलेगा, या कम मिलेगा या मिलेगा। मतलब कि जो भी टुकड़े मिलेंगे वो सार्थक नहीं मिलेंगे, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम बोलेंगे रूढ़। ठीक है, जैसे कृष्ण हो गया, यमुना हो गया। फिर दूसरा हमारा प्रकार होता है, इसे कहते हैं यौगिक। यौगिक कौन से होते हैं? जैसे पनघट, पाठशाला। यौगिक नाम से ही पता लग रहा है योग से जो बने होते हैं। जैसे देखो, बात करते हैं पाठशाला। पाठशाला क्या होता है? इसके टुकड़े करो तो एक तो निकलेगा पाठ और एक निकलेगा शाला। ठीक है, पाठ के लिए शाला मीन्स पाठ पढ़ने के लिए, शाला का मतलब होता है घर। तो कहने का मतलब है ऐसी संज्ञाएं जो दो ऐसे शब्दों से बनी होती हैं जो अपने आप में अर्थ देते हैं, उन्हें यौगिक संज्ञाएं कहती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद होती है हमारी योग रूढ़ संज्ञाएं। योग रूढ़ संज्ञाएं वही संज्ञाएं होती हैं जब कोई शब्द से तीसरा अर्थ निकलता है, तो इस प्रकार की संज्ञाओं को हम योग रूढ़ संज्ञाएं कहते हैं। जैसे जलज। जलज कौन होता है? जलज। जलज यानी जल में जन्मा। जल में जन्मा कौन हो गया? कमल। ठीक है, तो यहाँ जलज से क्या अर्थ निकल रहा है हमारा? जलज से अर्थ निकल रहा है कमल। जलज मीन्स जल में जन्मा। तो ये हमारी बात होगी। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये कौन कौन से होते हैं अच्छी तरह बता दिए आपको। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। उसके बाद फिर नोट करके मैंने लिखा हुआ है, कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार भी संज्ञा के तीन भेद होते हैं। यानी कामता प्रसाद गुरुजी ने भी संज्ञा के तीन भेद बताए हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। किसके अनुसार? कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार। फिर आगे देखो, इनके बारे में अभी पढ़ेंगे हम, बेफिक्र रहेंगे आप। फिर आगे अर्थ के आधार पर भी संज्ञा के, अर्थ के आधार पर संज्ञा के पांच भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर देखी जाए तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? पांच भेद। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और चौथी है हमारी समूहवाचक संज्ञा। फिर समूहवाचक संज्ञा के बाद है फिर हमारा, देखो इसको थोड़ा हटाते हैं एक सेकेंड, इसको तो लाते हैं ऊपर।
फिर समूहवाचक संज्ञा के बाद है पांचवा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, ये 5 प्रकार हो गए हैं। अर्थ के आधार पे 5 प्रकार हो गए। गुरुजी कामता प्रसाद जी के अनुसार भी 3 प्रकार हो गए हैं, और व्युत्पत्ति के आधार पे जो 3 प्रकार है वो पढ़ चुके हैं। जो कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार हैं वो देखो यही है ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और संज्ञावाचक। देखो यही तो हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, एक्स्ट्रा केवल 2 हमारे जुड़े हुए हैं, कौन से? समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब इनके बारे में एक एक करके डिटेल में अच्छी तरह सारी व्याख्या जानते हैं। आइए देखते हैं। देखो पहले बात करते हैं हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा मीन्स प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब होता है विशेष। जब मैं किसी विशेष का नाम लेके उसे इंगित कर रहा हूँ तो वो जो संज्ञा प्रयोग में कर रहा हूँ उसे बोलूँगा मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, कोई विशेष, जैसे मैंने बोला राम आ रहा है, तो यहाँ पे राम क्या है? यहाँ पे जो राम है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैं बोलूँ वह आ रहा है, तो वह कोई भी हो सकता है, वह तो जाति है। मतलब किसी का निश्चित मैंने नाम ले दिया, प्रॉपर्ली मैंने उसका नाम ले दिया, तो उसे मैं क्या बोलूँगा? प्रॉपर नाउन, क्योंकि मैंने प्रॉपर्ली बता दिया कौन आ रहा है। दूसरे प्रकार की संज्ञा हमारी जातिवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जो संपूर्ण जाति का नेतृत्व करती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ऐसी संज्ञा जो संपूर्ण जाति का नेतृत्व करे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे पेन, पेन एक जातिवाचक संज्ञा है। भाई मैंने पेन बोला तो कोई सा भी पेन हो सकता है ना, तो कहने का मतलब है ऐसी संज्ञा जो संपूर्ण जाति का नेतृत्व करे उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, और ऐसी संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आइए अब आगे जानते हैं। अगर मैंने पेन बोला तो कौन सी संज्ञा हो गई? ये पेन बोला तो मैंने संज्ञा हुई है जातिवाचक संज्ञा। लेकिन मैं तो रिनोल्ड पेन बोलता हूँ, तो रिनोल्ड पेन भी तो जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि रिनोल्ड का कंपनी द्वारा कोई निश्चित नहीं बल्कि हजारों पेन बनाए गए हैं। मैंने बोला रिनोल्ड पेन, तो हो सकता है आपके पास भी हो, आपके पड़ोसी के पास भी हो, दुकानदार पे तो सौयों की संख्या में होंगी, तो कोई निश्चित रिनोल्ड पेन नहीं है ना। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? इसे भी बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद फिर आगे आते हैं प्राकृतिक आपदाओं के नाम। प्राकृतिक आपदाओं के नाम जातिवाचक संज्ञा होती हैं, जैसे बाढ़, सूखा, सुनामी, आंधी, तूफान। ठीक है, ध्यान रखने के इम्पोर्टेंट तथ्य हैं सारी। फिर पशु पक्षियों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जो पशु पक्षियों के नाम होते हैं ये भी हमारे कैसे होते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे गाय, कोयल, कुत्ता आदि, ये भी कैसे हो गए हमारे? ये भी हमारे जातिवाचक संज्ञा हो गए हैं। आशा करता हूँ व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में आप अंतर समझ गए होंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। ये नाम से ही क्लियर हो रहा, भाव, जहाँ पे कोई भाव की बात होती होगी। देखो किसी जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया अथवा अव्यय, अव्यय मीन्स क्रिया विशेषण का गुण भाववाचक संज्ञा कहलाता है। कोई भी आपकी जातिवाचक संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया विशेषण हो या अव्यय हो, क्रिया हो या फिर अव्यय, अव्यय मीन्स क्रिया विशेषण हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? वह हमारे उसके भाव को, इन सब के भाव को हम बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे मानव, मानव क्या है? एक जातिवाचक है। मानव के अंदर कौन सा गुण पाया जाता? मानव का गुण मानवता। ठीक है, तो मानवता क्या हो गया? भाव हो गया। देखो भाववाचक संज्ञा। पानी के अंदर कैसा गुण पाया जाता है? पानी के अंदर शीतलता का गुण पाया जाता है, तो शीतलता भाव है। इसी प्रकार से पशु के अंदर पशुता का भाव पाया जाता है। तो ये सारी हमारी कैसी हैं? ये सारी हमारी भाववाचक संज्ञा है, जो कोई भाव का उत्पन्न, भाव का मतलब कि कोई भाव अपने आप से प्रकट करती हैं, किसी भी भाव को प्रकट करती हैं। जैसे जल के अंदर शीतलता का हो गया, मानव के अंदर मानवता का भाव हो गया, सुंदर के अंदर सुंदरता का भाव हो गया। ठीक है, तो ये सब हमारी भाववाचक संज्ञाएं हैं।
फिर नोट करके मैंने शामिल किया है, जिन शब्दों में प्रत्यय लगे हों वे प्राय भाववाचक संज्ञा होते हैं। कहने का मतलब है जिन शब्दों में प्रत्यय लगे होते हैं ना, वे प्राय, हमेशा नहीं, प्राय भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे देखो, मानव के पीछे क्या प्रत्यय लग गया? ता लग गया, मानव की जब मानवता, ठीक है। पानी का भाव है शीतल, ता लग गया यहाँ। तो कहने का मतलब है जिन शब्दों में प्रत्यय लगे होते हैं वे प्राय भाववाचक संज्ञा होती हैं। इसी प्रकार अपनी हिंदी की एक अलग से कॉपी बना लेंगे, नोट्स मेंटेन करते हुए चलेंगे। संज्ञा चल रहा है, इससे अगले वीडियो में संज्ञा से संबंधित मुख्य प्रश्नोत्तरी आपको मिलने वाली है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट भाववाचक संज्ञा लिख दी हैं। देखो भाई, जैसे विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण होता क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। देखते हैं इनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। विद्वान विशेषण है, इसकी भाववाचक संज्ञा है विद्वता। विद्वान में विद्वता का गुण पाया जाता है, तो गुण ही हो गया ना, जो भैया हमने लास्ट पढ़ा है। सुंदर में सुंदरता का भाव है, लंबा में लंबाई का भाव है, मोटा में मोटाई का भाव है। तो हमने ये क्या पढ़ा? ये हमने कुछ इम्पोर्टेंट विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञाएं पढ़ी हैं। फिर देखो, क्रिया से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती हैं, आइए देखते हैं। मारना, किसी को मार रहे हो आप, तो क्रिया कर रहे हो, तो मारना की भाववाचक संज्ञा मार, मार का गुण है मार एक, ठीक है। चढ़ना की है चढ़ाई, दौड़ना की है दौड़, उतरना की है उतराई। तो ये हमने क्या देखा? क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। फिर आगे देखो, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखते हैं इनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनती हैं। जैसे अपना से क्या है? अपना से अपनापन या अपनत्व। निज से है निजता या निजत्व, ठीक है। फिर आगे आते हैं, इसके बाद हमारी अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनना। देखते हैं अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती हैं। वहाँ वहाँ अव्यय क्या होते, क्या है पहले तो ये जानते हैं। ऐसे शब्द जिन पे लिंग वचन के परिवर्तन होने से उन पे परिवर्तन नहीं आता है, वे अव्यय कहलाते हैं। जैसे वहाँ वहाँ, किसी लड़के के लिए बोलूँगा तो भी वहाँ वहाँ, लड़की के लिए तो भी वहाँ वहाँ। शाबाश बोलूँगा, लिंग चेंज करूँगा तो भी शाबाश ही रहेगा, वचन चेंज करूँगा तो भी शाबाश ही रहेगा, ठीक है। तो इनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? वहाँ वहाँ की भाववाचक संज्ञा है वहाँ वाही, शाबाश की भाववाचक संज्ञा है शाबाशी। चौथा है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। देखो, द्रव वह वस्तु जिसे मापा या तोला जा सके उसे हम द्रव कहते हैं। तो देखो, वे संज्ञाएं जिन्हें मापा या तोला जा सके द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। ऐसी संज्ञाएं जो मापी या तोली जा सके वो संज्ञाएं क्या कहलाती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे अनाज, सब्जी, फल। भाई अनाज, सब्जी, फल ये मापे या तोले जा सकते हैं ना, गेहूँ, दाल, ठीक है। फिर मैंने नोट करके लिखा है यहाँ पे, सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं अपने प्रयोग के अनुसार जातिवाचक संज्ञा होती हैं। मतलब कि जब ये प्रयोग कर ली जाती हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा होती है, और वैसे क्या होती है? वैसे द्रव्यवाचक। देखो, जैसे गेहूँ शब्द संज्ञा है, मतलब कि गेहूँ किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। तो देखो, गेहूँ को मापा या तोला जा सकता है तो ये कैसी होगी? द्रव्यवाचक। लेकिन ऑप्शन में जातिवाचक संज्ञा अगर दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन को हूबहू शामिल किया है, नहीं तो पढ़ा के ऐसे भी छोड़ सकता था, ऐसे समझ नहीं आता, ठीक है। अगर जातिवाचक ऑप्शन में नहीं होता तो हमारा उत्तर होता द्रव्यवाचक। जब जातिवाचक ऑप्शन में है तो हमारा उत्तर होगा जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं अपने प्रयोग के आधार पर जातिवाचक संज्ञा होती हैं। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगर विकल्प में जातिवाचक और द्रव्यवाचक दोनों दिए होंगे तो उत्तर द्रव्यवाचक नहीं, तो उत्तर द्रव्यवाचक नहीं तो जातिवाचक। तो उत्तर क्या होगा हमारा? द्रव्यवाचक होगा, नहीं तो क्या होगा? जातिवाचक होगा। इसमें हमने गलती कर दी है। अगर विकल्प में जातिवाचक और द्रव्यवाचक दोनों दिए होंगे तो उत्तर द्रव्यवाचक होगा। कहने का मतलब है विकल्प में दोनों होंगे, ये तो हमने ध्यान ही नहीं करा। विकल्प में दोनों होंगे तो उत्तर क्या होगा हमारा? उत्तर होगा हमारा द्रव्यवाचक।
और नहीं तो हमारा उत्तर कैसा होगा, उत्तर होगा जातिवाचक। जो लास्ट में हमने भी पढ़ा उसमें हम थोड़ा इसको उल्टा घुमा के बोल गए, ठीक है नहीं। ऑप्शंस में दोनों हैं तो उत्तर हमारा द्रव्यवाचक होगा, और अगर द्रव्यवाचक नहीं है तो उत्तर हमारा जातिवाचक होगा। क्यों? क्योंकि सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं अपने प्रयोग के अनुसार जातिवाचक संज्ञा होती हैं। इसी के साथ अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट, समूहवाचक संज्ञा। देखते हैं समूहवाचक संज्ञा क्या है। वह संज्ञा जो किसी समूह का प्रतिनिधित्व कराती है समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कारवा, काफिला आदि, इनसे क्या पता लगा समूह का बोध हो रहा है। तो कैसी संज्ञा है ये संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा। फिर नोट करके लिखा है, सभी समूहवाचक संज्ञाएं अपने प्रयोग के अनुसार व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक दोनों होती हैं। ऐसी समूहवाचक संज्ञाओं में विकल्प में दोनों दिए होने पर उत्तर समूहवाचक होगा, नहीं तो जातिवाचक होगा। वही वाली बात, अगर विकल्प में दोनों दिए जातिवाचक और समूहवाचक तो उत्तर क्या होगा हमारा, समूहवाचक होगा। नहीं तो उत्तर क्या होगा हमारा, नहीं तो होगा जातिवाचक। जैसे स्टेशन शब्द व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, और हमारा एक है भाववाचक। तो देखो ऑप्शन में ये भी है, ये भी है, तो उत्तर हमारा क्या होगा, उत्तर हमारा होगा समूहवाचक संज्ञा। और समूहवाचक उत्तर ऑप्शन में नहीं होता समूहवाचक, तो उत्तर होता हमारा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, वही जो हमने लास्ट में अभी पढ़ा है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं संज्ञा पदों में परिवर्तन। संज्ञा पदों में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। कई बार प्रयोग के अनुसार एक संज्ञा दूसरी संज्ञा में बदल जाती है, इसे संज्ञा पद में परिवर्तन कहते हैं। मतलब कई बार एक संज्ञा अपने प्रयोग के अनुसार एक संज्ञा दूसरी संज्ञा में बदल जाती है, इस बदलने को हम क्या कहते हैं, संज्ञा पद में परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा देखो, देखते हैं। विभीषण, विभीषण क्या है, विभीषण रावण के भाई की बात कर रहे हैं। आज इसका अर्थ भेद बताने वाला है। विभीषण अगर मैं बोलूँ तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि विभीषण रावण के भाई का नाम था। लेकिन आज में बोला जाता है कोई भेद बताने वाला व्यक्ति, तो उसे कहते हैं अरे ये तो विभीषण है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है। अगर मैंने बोला अरे ये तो विभीषण है, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक हो गया है। जयचंद, जयचंद राजा थे, एक राष्ट्रद्रोही थे वो। अगर आज के समय किसी को जयचंद बोला जा रहा है तो वो कौन होगा, वो होगा एक जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, मंथरा, मंथरा कौन होती है, मंथरा होती है आग लगाने वाली। मंथरा आग लगाने वाली थी, कैसी थी, जातिवाचक थी। लेकिन आज के टाइम में किसी को मंथरा बोला जा रहा है तो कोई भी हो सकता, आग लगाने वाली के सेंस में उसे बोल दिया गया। इसी प्रकार कुंभकर्ण, ज़्यादा सोने वाला। अगर आज के समय किसी को कुंभकर्ण में प्रयोग कर रहा हूँ तो ज़्यादा सोने वाले व्यक्ति को किसी को भी कह सकता हूँ, तो जातिवाचक। इसी प्रकार से रावण, अत्यंत अहंकारी, किसी कहते हैं ना अरे यार तू तो रावण से भी परे है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये हमारा संज्ञा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आएगा हमारा सर्वनाम। ये सर्वनाम जो हम पढ़ेंगे, ये हम पहले इस संज्ञा से संबंधित मुख्य प्रश्नोत्तरी करेंगे, उसके बाद हम सर्वनाम पे आएंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो जो आपको मिलने वाला है, उस वीडियो के अंदर आपको संज्ञा से संबंधित मुख्य प्रश्नोत्तरी मिलेगी। आपसे आशा करूँगा कि पहले आप इसको ठीक से देखेंगे, उसके बाद अगले लेक्चर पे आएंगे, क्योंकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, और चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, और इन वीडियोस को उन भाई बहनों तक पहुंचा देंगे जो आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और किसी कारणवश, अब किसी के कारण तो सीधा कोरोना चल ही रहा है, किसी कारण का तो कोई मतलब रहा ही नहीं। ठीक है, बहुत जल्दी मैं आपसे अब अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।